नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो टेस्ट 10 जो माइनर टेस्ट छोटा टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का अपन जो पेपर है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से अपन को पता चलता है कि अपन ने क्या गलतियाँ की है और किस प्रकार से अपन को बेहतर काम करना है। तो उससे पहले 1 मिनट आपके मोटिवेशन के लिए जिन लोगों की रैंक अच्छी आई है उनके नाम एक बार ले रहा हूं। बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, खाली जो अपीयर हो रहे हैं टेस्ट के अंतर्गत तो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं है खाली आने से। तो आप अच्छे से खूब मेहनत के करें। ये 75 मार्क्स का था जो फर्स्ट रैंक आई है। अशोक कुमार जी के हैं 62 मार्क्स हैं। जो बालाबाई ये 75 में से हैं। बालाबाई जी जाट के इनके सेकंड 52, मनोज कुमार जी मीणा के 41 मार्क्स हैं। सीमा जी 4th नंबर पर, सुरेंद्र जी 5 नंबर पर, अमित सांकला जी 6 नंबर पर, 7 पर, मोहम्मद जी यासीन साहब 8 पर, कल्पना जी चौधरी 9 पर, मुकेश जी मीणा 10 पर, ईओ ऑफिसर मोना जी कुमावत 11 पर, सुमन जी 12 पर, श्याम जी 13 पर, गणेश जी चौधरी 14 पर, सहना विश्नोई 15 पर, ममता योगी 16 पर, कसना 17 पर, दिनेश जी मीणा 18 पर, हर्षिक जी चौधरी 19 पर, दीपक 20 पर, पी सिंह जी 21 पर, विक्की जी 22 पर, सलीम खान जी 23 पर, अविनाश जी शर्मा 24 पर, मनोज सिंह जी 25 पर, भगवान सिंह जी 26 पर, रॉकी जी या जो भी है, मालम सिंह जी 27 पर, 28 पर, राजधानी रजना दानी जी 29 पर, महेंद्र जी रंकावत और 30 पर है राजपाल जी। देखो आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अपन को कर्मिक रूप से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके अंतर्गत अपने सब के सबको बहुत अच्छे नंबरों के अंतर्गत आ जाना है। बस इसी मेथड से आप काम करते जाओगे लगातार। आपको मैं ये दावे के साथ में कह रहा हूँ कि यदि आप हर टेस्ट दे रहे हैं और हर टेस्ट के अंतर्गत अच्छी स्थिति के अंतर्गत रह रहे हैं, टॉप 10 के अंतर्गत कोशिश रख रहे हैं, तो डेफिनेट है आप लोगों का ही सिलेक्शन होगा। पर अपन को मेंटेन रहना है और हर टेस्ट को रेगुलर देना है। आपको अपना 100% देना है। इसीलिए इसी क्रम के अंतर्गत जो टेस्ट है उसके अंतर्गत अपना 100% और हर टेस्ट को देने के लिए मैं आपको कुछ एक मोटिवेशन के लिए 1 लाइन पीवी सिंधु जी की बताऊंगा। ये जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा केवल अपना 100% देने पर ध्यान केंद्रित करती हूं। चाहे जीत हो चाहे हार हो, आपको टेस्ट देना भी रेगुलर है। चाहे जीत हो चाहे हार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना केवल 100% देना केंद्रित करती हूं। नो मैटर विन और लॉस, आई ऑलवेज फोकस ओनली गिव इन 100%। इन्होंने ओलंपिक के अंतर्गत जो ब्रॉन्ज बैडमिंटन के अंतर्गत लिया है, बहुत अच्छी बैडमिंटन की हिंदुस्तान के अंतर्गत इन्होंने अपना नाम किया है। इसी क्रम के अंतर्गत मैं अगले कुछ जो अपने कलाम साहब है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है, देखो कि मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, तकलीफें कामयाबी की सच्चाई है। तो ये जितनी भी आपको कहीं पे भी सरकमटेंस आ रही है, आप पीछे रह रहे हो वापस से आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग टेस्ट दे ही नहीं रहे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। अभी कह रहा हूं और मैं हर टेस्ट के अंतर्गत कहूंगा वो अच्छी चीज नहीं है। तो बिल्कुल आप अपने आप को फर्निश करने के लिए टेस्ट सबसे अच्छा तरीका है। कभी भी नहीं लगेगा 14 मई आ जाएगी और लोगों को यही लगेगा कि अभी तक मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। जो लोग टेस्ट देंगे वो अपने आप उससे एडवांस चलेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम के अंतर्गत बैठे हैं या अपना ही टेस्ट दे रहे हैं। और भी कोई मौका पड़ता हो टेस्ट देने से तो कहीं मत चूको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये आपके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही कही है। इसके अलावा ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2003 में इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया। दोनों चीज तो देखो वैसे ही पता चल रहा है कि इसका मतलब एक तो इनमें से कोई न कोई नहीं है, तो उपयुक्त सभी तो इसका मतलब होगा ही नहीं। ये बात दोनों जगह कहां हो रही है। अब बात आती है कि ये संवैधानिक संस्था और सांविधिक संस्था के अंतर्गत क्या फर्क है। देखो इंग्लिश के अंतर्गत देखोगे तो स्टैच्यूटरी बॉडी लिखा हुआ है और जो संवैधानिक संस्था है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लिखा हुआ है। देखो दो चीज के अंतर्गत मैं बात करूंगा, एक तो होती है संवैधानिक, एक तो होती है संवैधानिक। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, संवैधानिक और
गैर संवैधानिक। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसीलिए लिए जाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा पता चले। और गैर संवैधानिक, या फिर अपन इसे कह देंगे गैर संवैधानिक। अब बात आती है जो संवैधानिक संस्था का मतलब है, सीधा सा इसका मतलब है कि जो संविधान के अंतर्गत उल्लेख है, जो संविधान के अंतर्गत उल्लेख है, इसका मतलब जो आपके 12 अनुसूचियां हैं, जो 395 एक से लेकर के 395 अनुच्छेद हैं, इनके अंतर्गत यदि कहीं पर है तो वो हो गया संविधान के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। जैसे आपका वित्त आयोग हो गया 280 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत है, मान न्यायाधिपति, मान अधिवक्ता, यूपीएससी, कैग वगैरह, ये कैसे हो गए? ये यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने संविधान के अंतर्गत है, संविधान के अंतर्गत है, तो उनको कहेंगे संवैधानिक। और जो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक को यदि कहा जाए संविधान से इतर, संविधानेतर, संविधानेतर की बात कर रहे हैं, संविधान से इतर, संविधान के अलावा, असंवैधानिक नहीं है। ये क्या है? संविधान से इतर है, असंवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक इलीगल नहीं है, संविधान के इतर बनाया गया है। इसके अंतर्गत दो बॉडी के अंतर्गत डिवीजन किया गया है। एक तो होता है सांविधिक, ये जो अभी देख रहे हो आप, सांविधिक। इस सांविधिक को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वैधानिक, इसको कहा जाता है वैधानिक। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? ये कानूनी भी है। ये क्या है? कानूनी भी है। अब बात आती है संवैधानिक, वैधानिक और कानूनी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्टैट्यूटरी जो बॉडी है, इसके अंतर्गत क्या चीज आएगी? यदि अपने संसद की बात करेंगे, या तो संसद आएगी, राज्यों के अंदर आएगी विधानमंडल, राज्यों के अंतर्गत होगी विधानमंडल। तो इनके अंतर्गत यदि जो कानून बना करके, इसके जो कानून बना रहे हैं, उस कानून के तहत यदि किसी भी बॉडी का निर्माण हो रहा है, तो वो बॉडी कौन सी होगी? संवैधानिक संस्था हो गई। जैसे आप करोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है, केंद्रीय सूचना आयोग सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भी किसके तहत है? सांविधिक बॉडी के अंतर्गत आता है। एक तो हुई ये सांविधिक और वैधानिक और कानूनी की बात आती है। इसके अलावा एक आती है कार्यकारी आदेश के द्वारा कुछ चीजें बनती है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहलाती है, वो होती है कार्यकारी आदेश के द्वारा। कार्यकारी आदेश का मतलब सीधा है कैबिनेट, जो कैबिनेट है उसके आदेश के तहत यदि किसी चीज का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाएगी? कार्यकारी आदेश के तहत कहलाएगी। और ये भी किस प्रकार ये गैर संवैधानिक और संविधान के इतर है, संविधानेतर है। तो अब इसके अंतर्गत देखा जाए, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग है, नीति आयोग है। इसके अलावा कौन सा हो गया? राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये सारी क्या चीजें आ गई है? ये कार्यकारी एक आदेश के तहत बनती है। ये भी चीज देखो, बहुत इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ये चीजें अपन ने डिस्कस की है। तो अब इनके ये भी बहुत ताकतवर होती है क्योंकि कैबिनेट के द्वारा बनती है। और जो नीति आयोग है और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इनके अध्यक्ष भी कौन होता है? इनका अध्यक्ष भी कौन होता है? पीएम होता है। तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनरी, इसके अनुच्छेदों के अंतर्गत कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है, तो ये एक और 3 के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट यदि आपको कहीं पता नहीं हो तो आप इनका ध्यान रखना अपन को। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है 25 जनवरी 1950 को किया गया था इसका गठन। बिल्कुल राइट बात। इसीलिए 25 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है जो संविधान के 22 भाग हैं, उनमें से 15वें भाग के अंतर्गत इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। बिल्कुल, जो निर्वाचन आयोग है वो 324 से लेकर के 329 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, और 15वें भाग के अंतर्गत भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात आती है अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा पारदर्शी आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो ये तीनों ही बातें क्या है? सत्य। तो भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। एक छोटा सा देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और करंट के हिसाब से भी है। अभी वर्तमान के अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इनका नाम भी यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना है श्री राजीव कुमार है, और बिल्कुल आपकी वेबसाइट से उठाए हुए नाम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राजीव कुमार जी हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये एक बहुस्त्री है ही है। एक तो हैं अनूप चंद्र जी पांडे, श्रीमान आगे लगा नहीं है, श्री है ही है, ठीक ना। श्री अरुण जी गोयल जो राम बने हुए थे,
वो तो नहीं होंगे पर इनके नाम बता रहा हूँ याद करने के लिए, अरुण जी गोयल और अनूप चंद्र जी पांडे। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी। मेरे नाम से याद कर लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जैसे भी याद हो, याद करना अपन को। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय, देखो इसके अंतर्गत अपन लिखा नहीं, उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फिर लिखा है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा 3 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक बात लिखी है, चलो कोई बात नहीं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक बात है। मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भी ठीक बात कही है। अब बात कही कि असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ये बातें ठीक है, ये 3 सतर्कता आयुक्त नहीं है, ये क्या है, बहुस्तरीय है। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो ये क्या हो गई, असत्य। बड़ा आपको गोला कर देना क्वेश्चन करते वक्त भी, क्वेश्चन करते हुए भी ये माइंड के अंतर्गत गोला कर देना है कि यहां पर अपन को देखना है। तो इसमें केवल एक आएगा। और एक बात बता दूं कि करंट के हिसाब से भी देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल है, सुरेश एन पटेल है। और 2 इसके अन्य सतर्कता आयुक्त हैं, वो है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और दूसरे हैं श्री अरविंद कुमार, श्री अरविंद कुमार। देखो इनको तो ध्यान रखना ही रखना है। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है सुरेश एन पटेल, इनको तो कंफर्म ही याद रखना है, बाकी को भी ध्यान रखना है, प्रवीण कुमार जी इनको भी। अब बात आती है, देखो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था, कोई भी कर संसद की स्वीकृति के बिना नहीं तो लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा। इसका मतलब कि संसद की स्वीकृति बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी किसी कर को लगाना और हटाना है। इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, यहां से संसद की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का टैक्स वैक्स नहीं लगाया जाता है। तो अच्छे से याद कर लेना है, 265 के अंतर्गत इस प्रकार की चीज दी हुई है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई 262 ये क्यों लिखे हुए हैं, तो 262 है, ये दिया हुआ है अंतरराज्यीय नदियों के, अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय, ये भी अच्छा है, 262 पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा 263 है, वहां पर दी हुई है अंतरराज्यीय परिषद की बात है। यदि 2 राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ये कौन विवाद का सुलटारा करेगी, 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद। 265 के अंतर्गत कोई भी कर संसद के द्वारा स्वीकृति या बिना ना तो लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा, 265। अब बात आती है 264 में ऐसा कुछ विशेष उपबंध नहीं है। इसके अंतर्गत जैसे इनके कोई भाषा है, कोई शब्द है, अभिव्यक्ति है, इनके अपने कोई अभिव्यक्ति से संबंधित है, इसके अंतर्गत ऐसा मौन सा ही है, अपने ये निर्वचन से संबंधित 264, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के जो निर्वाचन आयोग 324 से 329 के बीच में दिया हुआ 324 में किन के चुनावों का संचालन करता है, अभी है कौन है, वापिस से देख लो, राजीव कुमार जी हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी के इलेक्शन करवाने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सीधे आ जाएगा डी ऑप्शन, आप फटाफट भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कार्य क्षेत्र देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो भ्रष्टाचार के मामले के अंतर्गत है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई करने का काम करता है। तो इसमें कौन शामिल होंगे, इसकी बात की गई है। तो केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, इन पर कार्रवाई की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक और उनसे ऊपरी स्तर के, ठीक बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड डी और ऊपर के स्तर के अधिकारी, ये भी ठीक है। अब बात आती है डी ऑप्शन, यहां पर यह क्वेश्चन गलत है। भारतीय जीवन बीमा के कार्मिक नहीं हो सकते, हो तो सकते हैं भारतीय जीवन बीमा के, पर इसमें कौन होंगे, वरिष्ठ डिविजनल जो प्रबंधक है, वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक, और उससे भी जो ऊपर के अधिकारी हैं, और उससे भी ऊपर के अधिकारी होंगे।
वरिष्ठ डिविजनल क्षेत्र जो प्रबंधक है उससे ऊपर के अधिकारी होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इनकी नदियों के बारे में देखना है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों के अंतर्गत देखोगे तो लूनी के अंदर लूनी की जो सहायक नदियां हैं, जवाई है, खारी है, सूकड़ी है, बांडी है और जोजरी। जोजरी एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने इसके दाहिनी तरफ से, एकमात्र दाहिनी तरफ की नदी आई हुई है जोजरी। अब इसके अलावा कौन सी है, ये भी आती है सागी, एक आती है सागी। ये सागी है जो जालोर जिले के, सागी कहाँ पर है, सगे लोग कहाँ रह रहे हैं, जालोर के अंतर्गत सगे किसके हैं, लूनी के सगे, लूनी सागी, जालोर के जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, ज से जय जसवंतपुरा पहाड़ियों से संबंधित है, इसकी सहायक नदी आई हुई है। अब बात आती है माई। माई जो आपने देखा ही होगा वैसे तो राजस्थान के अंतर्गत, ये इस प्रकार से कर्क रेखा को जो 2 बार काटने का काम करती है। तो माई की जो सहायक नदियाँ हैं इनको भी देखो नाम याद रखने हैं। ये एक तो बनाती है सोम, जाखम, अनास और जैसे मोरैन वगैरह भी आई हुई है। तो एक ये हो गई, एक आ गई अपने पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास ये यहाँ से उदयपुर से इधर की ओर जा रही है। इसके अंतर्गत भी क्या है, सूकली, सिप्पू, खारी वगैरह ये आई हुई है। तो पश्चिम बनास से ये मिल जाएगी। साबरमती की वाकल, सई, हतमती। अब यहां से ये चीजें पता चलती है। देखो इसका मतलब एक का 4। अब यहां से देखो एक ही से पता चल जाता है। लूनी की सॉरी अपने देखो गलत लिख दिया, सॉरी, लूनी की सहायक कौन सी है, सागी। तो एक से यहां से पता चल गया, वैसे 3 से। फिर बी का क्या हो गया, 2 मोरैन, पश्चिम बनास का 1 सिप्पू, साबरमती का 4। बिल्कुल ये यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। सीधा से अपन को यही ध्यान रखना है, इसमें असत्य कथन कौन सा आया हुआ है। तो मानव अधिकार आयोग है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा, डेफिनेट है। आयोग के पास में सिविल न्यायालय के समान अधिकार व शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जिसमें 1 वर्ष से पूरा ना हो, यह भी इसकी कमी के अंतर्गत आता है, परंतु ये इसकी शक्ति के अंतर्गत भी है। आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश जारी कर सकता है, ये इसकी सबसे बैकडॉर है। ये क्षतिपूर्ति का आदेश जारी नहीं कर सकता है, तो असत्य कथन है। बिल्कुल ये सलाह दे सकता है। आयोग एक लंबित मानवाधिकार आयोग से संबंधित किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग लंबित मानवाधिकार से संबंधित किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि कोई बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का मामला हो तब किया भी जा सकता है। अब यदि देखा जाए तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आपके सी है, असत्य कथन सी है। अब इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष है, अभी वर्तमान के अंतर्गत कौन अध्यक्ष है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। इसके भी करंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरुण कुमार जी मिश्रा आए हुए हैं। ये एक बहुसदस्यीय है, 1 सदस्य प्लस 5 इसके सदस्य होते हैं, और इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष तक है। पहले 5 वर्ष और ये था, हालांकि 2019 के अंतर्गत कुछ चीज़ें चेंजेस कर दी गई। आयोग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए ये जलवायु और उनका वर्गीकरण का आधार है। जो कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है, वो वनस्पति, वर्षा और तापमान पर आधारित है। इनका ध्यान रखना कम से कम आधार कौन सा है। और जो थार्नवेट का दिया गया है वो दिया तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा से संबंधित है। और त्रिवार्ता के द्वारा ट्री पे खाली क्या हो रही है, खाली वर्षा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कोपेन का वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक ना। और थॉर्नवेट के अंतर्गत अपने यहाँ पर वाष्पीकरण को शामिल कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, वहाँ वनस्पति की जगह यहाँ पर वाष्पीकरण कर लेना है। वेट से वही वाष्पीकरण को शामिल कर देना है। तो ट्री पे क्या हो रही है, वर्षा। इसके अंतर्गत त्रिवार्ता ने कौन सा पे दिया था, वर्षा पे दिया था। इसके अंतर्गत ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में रहता है। बिल्कुल सही बात है। यदि वार्षिक तापांतर की बात करेंगे तो कहां पर रह रहा है, चूरू जिले के अंतर्गत रह रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान जैसलमेर जिले में रहता है। यहां पर देखो क्वेश्चन गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ कैसे आ रहा है, गड़बड़ ऐसे इस प्रकार से आ रहा है
कि देखो यदि बात की जाए तापमान के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं अपन, तापमान की बात कर रहे हैं। ग्रीष्म में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रह रहा है। यदि स्थान पूछ ले, खाली स्थान पूछ ले तो करना है ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत फलोदी। फलोदी कहाँ पर आया हुआ है, जोधपुर के अंतर्गत आया हुआ है। और यदि जिला पूछ ले, जिला पूछ ले तो वहां पर आपको क्या करना है, चूरू करना है, ना कि जैसलमेर। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया है। अब बात करें तापांतर की। वार्षिक तापांतर तो चूरू का है, और यदि दैनिक तापांतर पूछ ले, दैनिक तापांतर पूछ ले तो दैनिक तापांतर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। दैनिक तापांतर के अंतर्गत जैसलमेर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मानसून आगमन की तिथियां, हाल ही में नहीं, काफी टाइम हो गया वैसे, 15 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दिए गए। बिल्कुल इसमें चेंजेज हो गए, जो मानसून की जो पहले की तिथियां थी उसके अंतर्गत चेंजेज हो गए। तो अब यहां से 1 और 3 मिलता है, और 1 और 3 किसके अंतर्गत, बी ऑप्शन के अंतर्गत मिलता है। अब एक बार इनके जो मानसून की तिथियां कैसे चेंज हुई है, एक बार थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। जैसे मानसून का आगमन की बात करें, आगमन की बात करें, जैसे इंडिया के अंतर्गत आ रहा है, इंडिया के अंतर्गत आता है तो कब आता है, 1 जून को आता है। राजस्थान के अंतर्गत जो डूंगरपुर बांसवाड़ा मारा है, अब वो डेट कौन सी हो गई अपने, 25 जून हो गई। पहले जो 15 जून थी अब 25 जून हो गई है। और निर्वर्तन की बात करें, जो मानसून लौटने की बात करते हैं, अब यदि संपूर्ण भारत की बात करें तब तो क्या होगा, 31 अक्टूबर से वापस से लौट जाता है। राजस्थान से कब लौटता है, तो 30 सितंबर ध्यान रखना है, 30 सितंबर ध्यान रखना है। ये अपने डेटे आपको थोड़ा सा इनका आइडिया रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाड़मेर में अजरक पद्धति के छपे वस्त्रों को विख्यात है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है भाई, ठीक है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, अठमासिया आदि प्रकार का होता है, ठीक है। सेकावटी में अलग अलग कपड़ों के विविध डिजाइनों को काट करके कपड़े की सिलाई की जाती है, जिसे पैचवर्क कहा जाता है। ये सेकावटी के अंतर्गत, पैचवर्क पूछा जा सकता है, सेकावटी के अंतर्गत किया जाता है। और अब बात करते हैं अपन, जैसे अजरक की तरह आजम प्रिंट पूछी जाती है, आजम, जाजम, ये सब कहाँ है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आई रही है। एक पहले भी अपने क्लास के अंतर्गत भी बात की थी, दाबू प्रिंट की भी बात की थी, वो भी कहां पर है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आई हुई है। तो इसको भी ध्यान रखना है। कुछ ये प्रिंट हैं, इनके ध्यान रखना है। ये जो पैचवर्क का काम किया जाता है, ये अपने होते हैं शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ये देख लीजिए, बड़ा इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देलवाड़ा जैन मंदिरों, बहुत सारा पेपर देखो, अच्छा पेपर था। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवान ऋषभदेव को समर्पित विमलशाही मंदिर 1031 में गुजरात चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनाया था। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। अब बात आती है, भगवान नेमिनाथ को समर्पित लुणुसई मंदिर 1230 के अंतर्गत वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी बात क्या है, ठीक बात है। ये लुणुसई मंदिर है, ये जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है, ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। किसके कहलाते हैं वैसे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। 5 जैन मंदिर है, जिसके अंतर्गत ये दोनों क्या है, विमलशाही और लुणुसाई, ये दोनों मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात आती है, विमलशाही मंदिर को देरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। ये विमलशाही को नहीं कहा जाता, यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। ये जो लुणुसाई मंदिर है, जो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरानी और जेठानी का मंदिर कहा जाता है। और ये जो मंदिर बनाया था लुणुसाई का, ये वास्तुपाल और तेजपाल की जो इनकी बीवियां थी, उन्होंने जिद करके बनवाया था कि नहीं नहीं, हमें तो मंदिर बनवाना ही बनवाना है। तो 1230 में बना था, 1031 में बना था, लगभग 200 साल के बाद के अंतर्गत बना था। इसे याद करने के लिए आपको आसानी से रहेगा, एक को याद करोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जो नगर पालिका 2009 की धारा 209 के अंतर्गत कारखाना, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय तथा मूत्रालयों का निर्माण करने पर यदि नहीं किया गया तब दंडित किया जा सकता है 10,000 से लेकर के 20,000 तक दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत विकासकर्ता कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएशन का निर्माण करेगा। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स की जो निर्माण की बात आती है, सीधा सा ध्यान रखना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितने में लिया है चश्मा, 195 के अंतर्गत 195 में उसने उल्टा चश्मा ले लिया है। अब उल्टा चश्मा मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, एक एसोसिएशन बनाई जा रही है। ये आगे ही अपने डी के अंतर्गत ध्यान रख लेना है। अब बात आती है 198 के अंतर्गत 2 ही कम है, 200 से 2 ही कम है, पर सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। तो ये सुख
सुख सुविधाओं के उत्तरदायित्व लेना। सुख सुविधाएं, रोड, सड़क वगैरह, इस प्रकार की सुख सुविधाओं की बात आ रही है। 199 थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया। अब बात आ गई है कोई अन्य अभिकरण, कोई जेडीए वगैरह इस प्रकार के भी है, अन्य अभिकरण वगैरह, इनकी कोई विकसित कॉलोनियां हैं। विकसित कॉलोनियों को अपने कोई नगर पालिका वगैरह के अंतर्गत लिया जाता है, तब की बात अपन करें 199 के अंतर्गत आता है। अब बात आती है 196 के अंतर्गत, 96 के अंतर्गत। इसको देखो किस प्रकार से, देखो ये 9 और 6 बिल्कुल जैसे उल्टे उल्टे से लगाई दे रहे हैं। उल्टे उल्टे के अंतर्गत उल्टे उल्टा कर दीजिए। 4x4 का क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत कुछ अनुमतियों के लिए कुछ प्रदर्शित करने की बात कही गई। 4x4 का बोर्ड याद आ जाएगा उल्टे में, तो भी आपको 4x4 उल्टे के अंतर्गत, तो 196 के अंतर्गत बोर्ड की बात कही गई है। चलो नेक्स्ट देखिए, याद करने के लिए आपको अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 198 में सुख सुविधाओं के रखरखाव को उत्तरदायित्व लेना क्या संगत नहीं है? सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नियमों के अनुसार विकसित होना चाहिए, ठीक है। कमियों को सुधार पर प्रभार नहीं वसूला जाएगा, प्रभार तो वसूलेंगे भाई उसके, यदि कोई कमी है सुख सुविधा में तब प्रभार वसूला जाएगा। सड़कें, पुल, उद्यान आदि सुख सुविधा में सम्मिलित है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा असंगत है? असंगत कौन सी है? 200 नालियों आदि में नगरपालिका का नियंत्रण, बिल्कुल बात सही है। 202 के अंतर्गत भवन पर प्रभावी जल निकासी की बात की गई है, ठीक है। धारा 204 मल और वर्षा जल के पृथक होना, इसमें सभी के सभी क्या है, संगत आ रहा है, ठीक है ना। किस प्रकार से मल का पानी अलग जाएगा, जल का पानी अलग जाएगा, तो ये 204 के अंतर्गत दिया हुआ है। और भवन के अंतर्गत भी किस प्रकार से इनका पानी निकाला जाएगा, इसकी प्रभावी निकासी के लिए भी प्रावधान है जो 202 के अंतर्गत किए हुए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 208 के अंतर्गत शौचालय आदि की व्यवस्था करने में कौन सा असंगत है? शौचालय को किसी मार्ग की ओर नहीं खुलेगा, बिल्कुल। न्यूसेंस उत्पन्न नहीं करना है। पर्याप्त छत और दीवार होनी चाहिए, बिल्कुल। एक कल्चर होना चाहिए। अब 10 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। 10 की जगह यहाँ पर क्या है, 20 से अधिक के लिए दिए जा सकते हैं। तो इसमें 208 के अंतर्गत क्या है, 208 के अंतर्गत क्या लिखना है आपको, सी ऑप्शन। इसको देखना है, 20 कर्मचारी होने चाहिए। 208 के अंतर्गत ये सीधा 8 को हटा दो तो 20 कर्मचारियों की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, अब देखो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान का मतलब यह है, यदि कोई आपदा आ जाए तो सिविल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बनाए जाते हैं, सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। और ये अपने बजट के अंतर्गत इस प्रकार की घोषणा भी इन्होंने की थी कि इस प्रकार का एक जो आपदा के अंतर्गत आम लोगों की हेल्प की जा सके। तो ये संस्था से कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये जमवा रामगढ़ जयपुर के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत यदि देखोगे तो कई बार इसका और भी पूछा जा सकता है, तो दौलतपुरा, ये कहाँ है, दौलतपुरा जमवा रामगढ़ जयपुर के अंतर्गत इस प्रकार के किए गए, जिसमें आपदा की स्थिति में लोगों की हेल्प कर सके और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पहले चरण के अंतर्गत कितने रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, तो 1 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत करंट के अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। और यदि आपने जो नवंबर की क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य भी नहीं पढ़ा है तो उसको देखें, बहुत अच्छे से कंसाइज करके बहुत अच्छी चीज़ें डाली हुई है, उसकी टेलीग्राम पर PDF भी डाली है। अब बात आती है राजस्थान ग्रामीण परिवार, जो राजस्थान ग्रामीण परिवार, एक ये यहाँ पर क्या लिख दिया, एक ऋण योजना है। राजस्थान ग्रामीण परिवार ऋण योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान ग्रामीण परिवार योजना हो सकता है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? 1 लाख परिवारों को आकर्षक कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अब बात आती है, इस तरह के कर्ज के लिए 200 करोड़ रुपए की ब्याज जो सब्सिडी दी जा रही है। अब ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि सब्सिडी की बात भी कही गई है तो अभी सब्सिडी कितनी दी जा रही है वहां पर, अपने 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए का सब्सिडी की जगह वहां पर इस प्रकार से दिया हुआ है, अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है, देखो राजीव लिख दिया था, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका, इसको कर लेना, चेंज कर लेना, आजीविका ऋण योजना है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना। राजीव से इसका कोई लेना देना
नहीं है, तो बी कथन गलत हो जाएगा, तो ए कथन आ जाएगा इसके अंतर्गत। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान यदि होता तो बिल्कुल सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में देखो कितना इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 3 स्वर्ण 3 रजत और 24 कांस्य, 3 स्वर्ण 30 रजत 24 कांस्य के साथ में कौन सा स्थान आया हुआ है? 20वां स्थान आया हुआ है। ये गुजरात के अंतर्गत आई थिंक ये जो भी हुए होंगे। अब देखो इसमें 3 स्वर्ण हैं, इनके जो कैंडिडेट खिलाड़ी हैं उनका नाम ध्यान रख लेना है। देखो कविता सियाग, कविता सियाग से सही साइकिलिंग, साइकिलिंग से संबंधित है। इसके बाद में जो विवान कपूर, विवान कपूर, विवान कपूर न से यहां से ले लेना, निशानेबाजी, निशानेबाजी। नेक्स्ट देखिए विवान कपूर के अलावा मुकेश, मुकेश चौधरी, मुकेश चौधरी। 3 स्वर्ण वाले देख रहे हैं, मुंह, मुंह से वू, वुसु। देखो मुकेश, मुकेश से वुसु, विवा न से निशानेबाजी, सियाग से साइकिलिंग। तो एटलीस्ट इनके नाम अपन को क्लिक मार जाएंगे। 3-3 चॉइस और अपने 20वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और शिक्षा में ब्लॉकचेन ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी गई। किस आईआईटी के लिए दी गई? देखो ई गवर्नेंस के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है इसी के पे, इसे स्यूडो मुद्रा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। जो बिटकॉइन है, वन कॉइन है, इरिथ्रियम है, इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनके अंतर्गत ब्लॉकचेन सिस्टम लिया जा रहा है और ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत बहुत पारदर्शिता से बढ़ाने के अंतर्गत काम करेगा। तो ये किसके साथ में है? MOU, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझौता किया गया उसके इसके साथ में है, IIT कोटा के साथ में ये समझौता किया गया। तो इसमें बी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना से सम्मानित किया गया। गांधी सद्भावना के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, कितने दिए जा रहे हैं? 5 लाख। 5 आदमी है तो रुपए भी कितने दिए जा रहे हैं याद करने के लिए? 5 आदमी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है 5 आदमी को देना है, पर 5 आदमी याद रखने के लिए इस बार 5 आदमी को 5 लाख रुपए। अब अमरचंद जो भाईजी हैं, अब अपन ने पूछा किसे मरणोपरांत दिया गया? अमरचंद भाईजी बिल्कुल जिंदा है। नेमीचंद जी और SN सुब्बा राव जी, नेमीचंद जी और SN सुब्बा राव जी, ये दोनों क्या है? यही है, मात्र 2 ही हैं जो मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत इनको प्राइज दिया गया है। और कौन कौन से हैं? 3 तो ये आ ही गए, 4 वह हैं अपने जो प्रशांत कुमार जी हैं, कुमार प्रशांत जी है, सॉरी कुमार प्रशांत जी है। इन्हें गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और दूसरे हैं अपने जो भगवान महावीर जो विकलांग सहायता समिति है उसके फाउंडर और चीफ जो हैं वो है पैटर्न DR मेहता। इन्होंने खूब जो साइकिलों के अंतर्गत देखा होगा, इस प्रकार के बांटने में इनका सहयोग रहा है। तो यदि मरणोपरांत के अंतर्गत पूछे तो नेमीचंद जी जैन और डॉक्टर SN सुब्बा राव है। 5 से 5 लाख रुपए इसके अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये पर्यावरण के अनुकूल लाने के लिए राजस्थान कौन सा लागू करने वाला है? तो प्रथम स्थान हुआ है। अभी हाल ही के अंतर्गत जो इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट हुई है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट अभी हुई है 7 और 8 अक्टूबर 2022 को। इसके अंतर्गत बहुत सारी और भी चीज़ें हुई थी। एक तो देखो ध्यान रखना है, यदि की पॉइंट के हिसाब से ध्यान रखें तो एक तो टूरिज्म एवं ये सीतापुरा के अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ था, एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव, टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव हुई थी, 7 अक्टूबर को हुई थी। इसके अलावा बात हुई थी, ये हाइड्रोजन नीति है जो अपने उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, इनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसके अंतर्गत एक और भी लाया गया था इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसमें जो SC और ST है उनके जो उत्थान के लिए किस प्रकार से उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात के अंतर्गत इस प्रकार की काम ये भी इसी के अंतर्गत शुरू किया गया था। इनमें और भी वो चीज़ें जो फैक्ट हैं उन फैक्टों को भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसके फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे इसके अंतर्गत जो कितने निवेश किए जा रहे हैं तो
जो 40 करोड़ ये इसके इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ठीक ना। कितने एमओयू पे सिग्नेचर हुए हैं, तो 4192 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये इतनी बातें इसके अंतर्गत पूछी जा सकती है। चलो नेक्स्ट फटाफट पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत, ये बाकी भी प्रधानमंत्री शहरी योजना को देखोगे तो वहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 25 जून 2015 को है, बाकी आप देख लेना, फटाफट देख लो। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार कितने लोगों को पहले आओ पहले पाओ, आज एक क्वेश्चन के अंतर्गत था। तो कितने हैं, 5 लाख लोगों को, और कितने 5 लाख लोगों को और 50,000 बिल्कुल ब्याज मुक्त अपने ऋण दिया जा रहा है। जो शहरी अपने गरीब हैं, वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको दिया जा रहा है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारी क्लास पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे जो काम करता है उसको मोटिवेशन मिलता है, और खूब मन लगाकर, खूब तसल्ली से, खूब आनंद लेकर के पढ़ते जाएं। थैंक्स अ लॉट। कल टेस्ट है, उसकी भी तैयारी साथ में करनी है। ओके।